नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज, जहां पे हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। और न सिर्फ डिस्कस करने की, इससे जुड़े हुए फ्यूचर में जो भी क्वेश्चंस आते हैं हम उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, और साथ ही इन क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारी नॉलेज गेन करने की हम लोग क्वेश्चन की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर में जो बेस्ड है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन। यहां पे लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज को इवेल्युएट करना है और इसके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हुए हमारे नेशनल मूवमेंट्स पे, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन के 3 फॉर्मेट रहेंगे, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में आपको करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि मैं बताता नहीं हूं हर क्वेश्चन में आपको, मगर हम कर यही रहे। सबसे पहला हम एक इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे, दूसरा हम क्वेश्चन की बॉडी लेंगे, और फाइनली हम कंक्लूड करेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे आप, इसको जानना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हम जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लॉर्ड कर्जन के बारे में ही कुछ बेसिक मगर ब्रॉड और जनरल पॉइंट्स लिखने की कोशिश करेंगे। इसकी बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल आंसर लिखेंगे कि हाँ क्या पॉलिसीज अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा और इसके क्या इंप्लीकेशंस हुए, हम इसको बॉडी में लिखेंगे। और फाइनली कंक्लूजन में क्या आएगा, ये तो नोन है कि इसने हमारे नेशनल मूवमेंट को और तीव्रता दी, हमारा नेशनल मूवमेंट और ज़्यादा बेहतर हुआ, एंड फाइनली वी गॉट द इंडिपेंडेंस। तो ये एक थ्रस्ट डेवलप लेके आते हैं लॉर्ड कर्जन के जो रिफॉर्म्स थे हमारे नेशनल मूवमेंट पे, जिस कारण से हमको इंडिपेंडेंस मिली। ये हमारा कंक्लूजन हो जाएगा। तो चलिए थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं लॉर्ड कर्जन के बारे में, और लॉर्ड कर्जन के बारे में फिर हम क्या इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं मैं आपको ये भी बताते चलूंगा। तो सबसे पहले यहां पे आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही सबसे पहली जो आपको पॉलिसी याद आती है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल। मैं जानता हूं, और इसी को आप बॉडी में लिखते हुए शुरू भी करोगे, मगर अभी हम सबसे पहले बात करने की कोशिश करेंगे लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो दोस्तों, लॉर्ड कर्जन यंगेस्ट वॉइसरॉय बनने वाले व्यक्ति थे, यंगेस्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। फिर अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि कब बने थे। तो 1899 में कब तक रहे थे, 1905 तक। ये क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता होना, क्योंकि आपको अगर ये याद आ गया कि ये किस टाइम पीरियड में वॉइसरॉय थे, तो आपको ये ध्यान आ जाएगा दोस्तों कि आपको किस टाइम पीरियड की पॉलिसीज लिखना है, अगर आप इनकेस भूल गए हो तो। ठीक है, इसके बाद में आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते थे, ऑफ कोर्स स्टार्ट ऐसे कर सकते थे, लॉर्ड कर्जन वॉज द यंगेस्ट वॉइसरॉय हु वॉज डीपली रेसिस्ट। अभी रेसिस्ट क्यों थे और इसका क्या इंप्लीकेशन था, ये भी आप लिख सकते थे। हु वॉज डीपली रेसिस्ट, हु बिलीव्ड इन द व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी। व्हाइट सुपीरियोरिटी में बिलीव करते थे, ये मानते थे कि जो ब्लैक्स होते हैं देवर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ गवर्निंग देमसेल्व्स। तो इनका यह मानना था कि हम अपने आप को सेल्फ गवर्न नहीं कर सकते थे, और इसी भावना ने इंडियंस को आहत किया और हमारा नेशनल मूवमेंट और बेहतर और स्ट्रेंथन हुआ। और सिर्फ यही नहीं, इन्होंने तो हमारी ऑनेस्टी और साथ ही साथ कैपेसिटी पे भी क्वेश्चन उठा दिए थे कि जो इंडियंस होते हैं दे वर नॉट ऑनेस्ट इनफ टू गेट हायर इनटू द सर्विसेज फॉर द ब्रिटिशर्स और फॉर द वाइट मैन। इसी के साथ हमारे पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए जो लॉर्ड कर्जन थे वो बहुत इनटॉलरेंट थे। तो यहाँ पे आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि पॉलिटिकल फॉर इंडियाज पॉलिटिकल एस्पिरेशन लॉर्ड कर्जन वॉज इनटॉलरेंट। तो इस चीज़ में से कोई भी चीज़ आप उठा के अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे। इनफैक्ट मैं आपको एक लेटर की बात भी मुझे जो याद आ रही है वो बताना चाहूँगा लॉर्ड कर्जन की, जिन्होंने ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा था इन 1900। कर्जन ने उसमें लिखा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट इज टॉटरिंग टू इट्स फॉल, गिरने वाली है, और वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशंस वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट इट टू अ पीसफुल डिमाइस। मतलब भारत में रहते हुए मेरा ये एम्बिशन होगा कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस उसके फॉल पे है, मतलब जो गिरने वाली है, उसको मैं पीसफुली गिरा पाऊं, मतलब शांति से गिरा के आपके पास में आ रहा हूं। ये वो बोलना चाह रहे थे उस टाइम। आप बात समझ रहे हो। तो ये तो हो गया दोस्तों इंट्रो। अब मैं आता हूं आपको लेके बॉडी पे।
बॉडी में आप क्या लिखोगे, जैसा मैंने बताया था क्या पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी और उसका क्या इंप्लीकेशन हुआ। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला नाम ही हमको क्या समझ में आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते हुए। अब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को डिवाइड करने का जो रीजन दिया था वो दिया था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से। उनका ये बोलना था कि बंगाल इतना बड़ा है जिसको गवर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बात गलत भी नहीं बोल सकते, क्योंकि उस समय जो वो प्रेसिडेंसी थी, मैं उम्मीद करता हूं बंगाल प्रेसिडेंसी के बारे में आप जानते हो, वो आज प्रेजेंट डे बहुत सारे स्टेट्स को मिला के बनी हुई थी। जैसे हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, जैसे हमारा आज का बिहार हो गया, जैसे कुछ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ थे, ओडिशा और असम। तो आप ये सोचो कि इतने सारे स्टेट्स को मिला के और प्लस एक दूसरा देश डेट इज बांग्लादेश, इन सबको मिला के हमारी सिर्फ एक बंगाल की प्रेसिडेंसी बनी हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तो थी, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, मगर उनका जो एम था वो अलग था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से नहीं था। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि बंगाल में हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज हो चुका था। उस नेशनलिस्ट मूवमेंट को कर्टेल करने के लिए यहाँ पे हर मुमकिन कोशिश की गई। इनफैक्ट न सिर्फ बंगाल को डिवाइड करने की, बल्कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को भी हैम्पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स जानते थे कि अगर हिंदू मुस्लिम यूनिटी या ये लोग यूनाइट हो गए तो हम लोग सस्टेन ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप इसके थ्रू ये बता सकते थे कि इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को भी इंप्लीमेंट करा इसके थ्रू, और साथ ही साथ इन्होंने कोशिश करी बंगाली और नॉन बंगाली पॉपुलेशन को अलग करने की, जिससे अगेन हमारी यूनिटी हैम्पर हुई। मगर इसका जो रिएक्शन हुआ ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ, और जो एक्सपेक्टेड नहीं था लॉर्ड कर्जन को कि हमारा नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो इमर्ज हो गया। और हम जानते हैं कि इसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन क्या था, एग्जैक्टली स्वदेशी मूवमेंट। तो इसी को आप इस तरीके से मेंशन करते और ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते। ये पहला पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट जो आपको यहाँ पे लिखना था, इट वॉज इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। अब ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, आपको यहाँ पे लिखना था कि इसको लाया गया था इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है पैन इंडिया में उसको कंट्रोल करने की, क्योंकि इनका मानना था कि यहाँ से पॉलिटिकल वॉइसेस बढ़ रही हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो इन पॉलिटिकल वॉइसेस को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी था इन यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करना, जिस कारण से ये इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 लेके आए। जिस चीज़ को हालांकि हमारे जो नेशनल लीडर्स थे वो समझ गए थे। इनफैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे गोखले जी का एग्जाम्पल देते, गोखले कॉल्ड इट अ रेट्रोग्रेड मेजर। क्या बोला था इन्होंने, रेट्रोग्रेड मेजर, मतलब कि जो एक रिफॉर्मिस्ट जरिया होता है उसको दबाने का तरीका, ऐसा गोखले ने बोला था। क्योंकि ये लोग कर तो गलत ही रहे थे। अब कर्जन ने जस्टिफाई जरूर कर दिया यूनिवर्सिटीज पे अपना ग्रेटर कंट्रोल की, वो क्या करना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज की, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम लोग इफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, लॉर्ड कर्जन ये बोलते थे। वो बोलते थे कि हम लोग क्वालिटी पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट मैनेजमेंट ने जो क्वालिटी है इंडियन यूनिवर्सिटीज की वो डिग्रेड कर दी है। हालांकि हमारे नेशनल लीडर्स इसमें सहमत थे कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटीज की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हुई है, मगर उन्होंने इसका रीजन बताया था कि इसके जिम्मेदार भी ब्रिटिशर्स ही हैं, क्योंकि वो इसके लिए कुछ कर नहीं रहे। क्लियर। तो यहां पे इसके बाद में हमारे भारत में जो स्कूल रिफॉर्म या फिर कॉलेज रिफॉर्म्स है वो चालू हुए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स खुलने लग गए, इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश होने लग गए। तो ये इसका इम्प्लीकेशन था। और साथ ही साथ अगेन हमारे यहाँ पे एक नेशनलिस्ट मूवमेंट इमर्ज हुआ। इसके बाद में जो अगला पॉइंट आप लोग मेंशन करते वो था एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस नेशनल मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो हिस्टोरिकल पास्ट था वो और उभर के हमारे सामने आया। बेसिकली इंडियन कल्चर का रिवाइवल हुआ, रिवाइवल ऑफ इंडियन कल्चर। और इंडियन कल्चर के रिवाइव होने से हमें जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था वाइट मैन से वो नहीं हुआ, या फिर मैं यूँ कहूँ कि हमें पता चला कि हम कितना आगे थे। जब हम अपने सुश्रुता को पढ़ते हैं, जब हम चरक को पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो कल्चर है वो इन लोगों से, वेस्टर्न वर्ल्ड से कितना ज़्यादा आगे था।
राइट। इसी के साथ यहाँ पे गठन होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो ये आप थर्ड पॉइंट पे मेंशन करते हैं। फिर दोस्तों आपको फोर्थ पॉइंट पे मेंशन करना था ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। इस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के थ्रू बेसिकली कर्टेल करने की कोशिश की जा रही थी फ्रीडम ऑफ प्रेस। इसी के साथ दोस्तों सिडिशन एक्ट को यहाँ पे एक्सपांड किया गया सेक्शन 124A अंडर आईपीसी, जिसके तहत जो पॉलिटिकल वॉइसेस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स उठ रही थी उनको दबाया जा सके, जिससे अगेंस्ट हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सका। तो ये अगर कुछ पॉइंट्स आप लोग लिखते दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते, नो डाउट। इसके बाद में आप इसको कंक्लूड करते हुए कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि लॉर्ड कर्जन्स की जो ये रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, बेसिकली हम कंक्लूजन पे डील कर रहे हैं कि जो इसकी रिएक्शनरी पॉलिसीज थी, इसने इंडियन कॉन्शियसनेस को बढ़ाया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो हमारी एक पहले गलत सोच थी कि ब्रिटिशर्स हमको रिफॉर्म करेंगे, या फिर ब्रिटिशर्स अगर हम उनको बताएंगे कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स को पहले कुछ लगता था, तो वो हमको रिफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। जबकि इन सब चीज़ों के बाद में ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हुई। यहाँ पे कुछ लीडर्स जैसे तिलक, जैसे गांधी, जब यहाँ पे ये लोग इमर्ज हुए तो इनको एक प्लेटफॉर्म मिला जिसके थ्रू हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट को हम लोग आगे ले जा सके। इसी के साथ नेशनलिस्ट मूवमेंट को कर्जन्स की पॉलिसी ने स्टर करने में हेल्प करी या फिर बढ़ाने में हेल्प करी। इस तरीके से आप कंक्लूड करके आंसर को एंड कर सकते थे। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको ये आंसर राइटिंग कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर लेक्चर्स फॉर यू। इट्स द लीस्ट आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द फ्यूचर लेक्चर्स। कीप शाइनिंग। हैव अ गुड डे।